जय हिंद प्यारे बच्चों। छुट्टी ख़त्म, रक्षाबंधन हो गया होगा, बहुत अच्छे से मनाया होगा। तो चलिए फिर से क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं श्रीकांत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपनी केमिस्ट्री की क्लास में। तो बच्चों पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन, क्लास 12 की विद्युत रसायन का चैप्टर पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था। उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। जो पिछला लेक्चर था उस लेक्चर में हम लोग पढ़ क्या रहे थे, उसमें हमने विद्युत रसायन पढ़ा था। विद्युत रसायन होती क्या है कि वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा का आपस में जो रूपांतरण होता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन जिस रसायन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हम लोग करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत रसायन कहते हैं। ठीक है। इसके बाद इसमें मेनली जो ये विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, ये आक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं पर डिपेंड करती है। तो उसके लिए हमने आक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा पढ़ी थी कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया आक्सीकरण है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया अपचयन है। यानी इलेक्ट्रॉन त्यागना आक्सीकरण और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अपचयन होता है। देखिए, अगर आप इस आज के लेक्चर को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप पीछे जाके पिछले लेक्चर को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें। उसके बाद जब आप आगे आएंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो हमने वहाँ पर विद्युत रासायनिक सेल पढ़े थे जिसमें विद्युत अपघटनी सेल था। विद्युत अपघटनी सेल को हम आगे पढ़ेंगे और अच्छे से डिटेल में। उसके बाद हमने पढ़ा था गैल्वेनिक सेल, वोल्टी सेल, जिसमें गैल्वेनिक सेल या वोल्टी सेल होता क्या है, वो सेल जो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, यानी कि जिससे हम विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा। ठीक है। तो उसमें हमने उदाहरण पढ़ा था डेनियल सेल का। डेनियल सेल को एक बार हल्के से रिवाइज करते हैं। देखिए, डेनियल सेल में हमने क्या किया था, एक जिंक की रॉड ली थी। देखिए, उससे पहले हमने इलेक्ट्रोड भी पढ़े थे। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, मानक इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो जिंक की रॉड को हमने जिंक सल्फेट के विलयन में डाल दिया। जिंक की रॉड को जिंक सल्फेट के विलयन में हमने डाल दिया, जिससे हमारा ये क्या तैयार हो गया, एनोड। देखिए, इसका एक कॉन्सेप्ट होता है LOAN। L का मतलब होता है लेफ्ट, O का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, A का मतलब होता है एनोड और N का मतलब होता है नेगेटिव। लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है और वो एनोड होता है और वो नेगेटिव चार्ज का होता है। इसमें जिंक जो धातु है, जिंक धातु अपने इलेक्ट्रॉनों को इसी रॉड पे छोड़कर इस विलयन के अंदर Zn+2 आयनों के रूप में जाने लगती है। ठीक है। इसी तरीके से कॉपर की छड़ को हमने कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया था। उसके बाद इन दोनों को हमने जोड़ दिया था और इन दोनों के सॉल्यूशन को सर्किट पूरा करने के लिए हमने एक साल्ट ब्रिज से जोड़ दिया था। किससे जोड़ दिया था, साल्ट ब्रिज से जोड़ दिया था। फिर हम देखते क्या है कि यहाँ से धारा इसमें बहने लगती है। ये आपका डेनियल सेल का उदाहरण है। पिछले लेक्चर में हमने इसको डिटेल में पढ़ा था, एक बार आपको ब्रीफ करा दिया है। तो इसमें क्या होता था कि जब ये धारा बहती थी तो यहाँ पर हम अपना विभव मापी या वोल्ट मीटर लगा करके सेल का विभव निकाल लेते थे। सेल का विभव कैसे निकालते थे, ई सेल इज इक्वल टू ई राइट हैंड माइनस ई लेफ्ट हैंड, यानी कैथोड का विभव माइनस एनोड का विभव। राइट हैंड साइड पे आपका कैथोड होता है और लेफ्ट हैंड साइड पे एनोड होता है। तो कैथोड के विभव में से एनोड के विभव को घटाकर हम सेल का विद्युत वाहक बल यानी कि सेल का EMF निकाल लेते थे। ठीक है। तो सेल का विभव तो निकाल लेते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोड का विभव कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोया है, तो जिंक सल्फेट की इससे जो हमारा जो अर्ध सेल या इलेक्ट्रोड तैयार हुआ है, इसका हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालें। देखिए, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंडिविजुअल या अकेले नहीं निकाल सकते। हम उसके साथ कोई दूसरा इलेक्ट्रोड निकाल कर दोनों का विभवांतर तो निकाल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस तो निकाल सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल किसी एक सेल का इलेक्ट्रोड निकालना संभव नहीं है। तो हमें क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की। तो अगर हम इसको निकालें तो डेनियल सेल का जो ई सेल आता है
वो 1.1 वोल्ट आता है। तो ये 1.1 वोल्ट पूरे सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया जाके, पूरे सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया जाके। केवल जिंक का अगर हमें इलेक्ट्रोड पता करना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव, या केवल कॉपर का इलेक्ट्रोड का हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करना है, तो हम कैसे करेंगे? वही आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोड विभव का मापन, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए हमें एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड लेना पड़ता है, जिसके लिए हमने एक पैमाना माना है। एक हमने ऐसा इलेक्ट्रोड माना है जिसको हम क्या कहते हैं? SHE, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो 0 होता है। इससे हम सभी इलेक्ट्रोडों को जोड़कर उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लेते हैं। भाई इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है और ये कैथोड की तरह भी कार्य कर सकता है और एनोड की तरह भी कार्य कर सकता है। जब हाइड्रोजन से ज़्यादा प्रबल अपचायक धातु का इलेक्ट्रोड उससे जुड़ा होगा, हाइड्रोजन से ज़्यादा प्रबल अपचायक धातु का इलेक्ट्रोड उससे जुड़ा होगा, तो हाइड्रोजन काय की तरीके से, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड की तरीके से कार्य करने लगेगा, ठीक है। और जब इससे दुर्बल अपचायक धातु का इलेक्ट्रोड जुड़ा होगा तो ये एनोड की तरीके से कार्य करने लगेगा, राइट। बात समझ में आ रही? अभी धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। सो आप ध्यान से हमारी बातों को सुनते रहिए, आपको सब चीज़ें समझ में आती चली जाएंगी। लेकिन उससे पहले जो पिछला वीडियो है उसको एक बार लिंक ज़रूर कर लीजिए। जब आप उसको ब्रीफ कर लेंगे तो ये आगे का ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है? देखिए, किसी भी इलेक्ट्रोड को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है कि उसकी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबोना पड़ता है, राइट। तो इसमें क्या हम हाइड्रोजन के लवण के विलयन में डुबोएंगे। तो हाइड्रोजन, तो क्वेश्चन ये आता है कि हाइड्रोजन तो गैस है, अब गैस को हम कैसे रॉड बनाएंगे, कैसे उसमें डुबोएंगे। तो इसके लिए उन्होंने एक सोल्यूशन निकाल लिया है। साइंटिस्ट बड़ा कमाल की चीज़ होते हैं, वो क्या करते हैं, जुगाड़ निकाल लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक प्लेटिनम की रॉड ली। क्या की रॉड ली? प्लेटिनम की रॉड ली, प्लेटिनम का वायर लिया और नीचे उसके प्लेटिनम की एक पत्ती ले ली और प्लेटिनम ब्लैक की उसके ऊपर हमने कोटिंग कर दी, ठीक है। अब प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग करने के बाद इस तरीके से ये एक इलेक्ट्रोड बन जाएगा। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से हाइड्रोजन गैस को एक वायुमंडल दाब पर प्रवाहित करना प्रारंभ कर दिया। तो जिससे ये हाइड्रोजन क्या करेगी, ये जो प्लेटिनम ब्लैक की जो फॉयल है इसमें एडजॉर्ब हो जाएगी और ठीक उसी तरीके से ये बिहेव करेगी, उसी तरीके से व्यवहार करेगी जैसे कि ठोस धातु की छड़ व्यवहार करती है। ठीक उसी तरीके से ये हाइड्रोजन की ठोस छड़ की तरीके से व्यवहार करेगी, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, 1 मोल सांद्रता का HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहे हैं। तो अब ये क्या हो गया, H+ आयन का विलयन हो गया और ये रॉड हाइड्रोजन की हो गई। तो अब इसको हम क्या करेंगे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखेंगे। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर रखेंगे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। उसका जो प्रेशर रखेंगे, 1 वायुमंडल रखेंगे। देखिए, मानक परिस्थिति में जब हम इलेक्ट्रोड बनाते हैं तो उस पर जो विभव उत्पन्न होता है वो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है, ठीक है। इसी तरीके से जब पूरे सेल को हम मानक परिस्थितियाँ होती क्या हैं, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, प्रेशर 1 बार या 1 वायुमंडल होना चाहिए, ठीक है। और जो विलयन है जिसमें कि हमने छड़ को डुबोया है उसकी सांद्रता 1 मोल होनी चाहिए। उसका सांद्रण कैसा होना चाहिए, मोलर सांद्रण होना चाहिए। तो जो विभव उत्पन्न होगा जाके उसको हम लोग क्या कहेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे, ठीक है। ऐसे सेल को जो इस परिस्थितियों में बनाया जाएगा उसको क्या कहेंगे, मानक सेल कहेंगे। इसको कैसे कहते हैं, E0 से। E0 और E में ये जैसे अगर हम इस समीकरण को इस तरीके से लिखें, E सेल इज इक्वल टू E राइट हैंड माइनस E लेफ्ट हैंड। तो ये मानक परिस्थिति नहीं है, सामान्य परिस्थिति है। कोई भी टेम्परेचर हो सकता है, कोई भी प्रेशर हो सकता है, राइट। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा, इसको कैसे बनाते हैं और ये इसका फिगर है, राइट। अब इसका चूंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। तो इसके आधार पर इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड मानकर हम दूसरे इलेक्ट्रोड से जब जोड़ेंगे तो जो भी डिफरेंस निकल के आएगा
जो भी डिफरेंस निकल के आएगा वो डिफरेंस हमारा क्या होगा, केवल उस धातु के इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का तो जीरो होता है। तो जो भी निकलेगा, धनात्मक निकलेगा या ऋणात्मक निकलेगा, वो हमारा उस धातु के इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का तो जीरो होता है। राइट, बात समझ में आ रही है। तो ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, प्लेटिनम की वायर है, उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर दी और उसको काय में डुबो दिया है, H+ आयन के सॉल्यूशन, यानी HCl विलयन, जिसकी सांद्रता की 1 मोल है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसकी सहायता से, यानी कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE की सहायता से, इसको क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE की सहायता से किसी भी धातु का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हम कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, जैसे ये डैनियल सेल को अगर हम देखें, जैसे कि हम इस डैनियल सेल को देखें, डैनियल सेल में एक तरफ जिंक का इलेक्ट्रोड है, दूसरी तरफ कॉपर का इलेक्ट्रोड है। जिंक का जो इलेक्ट्रोड है वो एनोड की तरीके से कार्य करता है और कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है वो कैथोड की तरीके से कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेल का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल ले, ई सेल इज इक्वल टू कैथोड का विभव माइनस एनोड का विभव। यहाँ से हम इस समीकरण से निकाल लेते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इधर पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, इधर पर अपचयन की क्रिया होती है। जिंक, इन दोनों का जब हमें इंडिविजुअल निकालना है तो क्या करेंगे, जिंक को उठाकर हमने काय से जोड़ दिया है, जिंक को उठा के SHE से, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया है। जिंक चूंकि वहाँ पर भी एनोड का काम कर रहा था, प्रबल अपचायक था, तो यहाँ पर भी जिंक काय का कार्य करेगा, प्रबल अपचायक का कार्य करेगा, यानी एनोड का कार्य करेगा। तो वहाँ से हमने जब हाइड्रोजन के साथ जोड़ा है तो हाइड्रोजन काय का कार्य करेगा, कैथोड का, कैथोड यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और ये जिंक काय का काम करेगा, एनोड का, एनोड यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पर क्रियाएं होने लगेंगी। ठीक, अब हम इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड की सहायता से जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। हमें पता है कि ई सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। अब यहाँ पर कैथोड क्या है, देखिए कैथोड है हाइड्रोजन। ठीक, तो ई सेल इज इक्वल टू, यानी हाइड्रोजन जो है उसका हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या माना है, स्टैंडर्ड परिस्थितियों में जीरो। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, जीरो। तो माइनस E0 एनोड, एनोड का मतलब क्या हो गया, जिंक, Zn2+ Zn, इसी तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, अब जो ई सेल निकलेगा जाके वो काहे के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बराबर होगा, इस जिंक के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बराबर होगा। तो जब इसकी वैल्यू जीरो हो गई तो ई सेल की वैल्यू निकलती है जाके, ई सेल इज इक्वल टू, जब हम पोटेंशियोमीटर यहाँ पर लगाएंगे तो जो पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा जाके वो निकलेगा 7.76 वोल्ट, 0.76 वोल्ट निकलता है जाके। ठीक है, तो अब E0 Zn2+ Zn इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जाके, यहाँ इस वैल्यू को रख दें तो -0.76 वोल्ट, यानी कि जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव -0.67 वोल्ट होता है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, इसी तरीके से हम जब कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालना चाह रहे हैं तो हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कॉपर के साथ जोड़ देंगे। यहाँ पर कॉपर काय का कार्य करेगा, कैथोड का कार्य करेगा, और हाइड्रोजन काय का कार्य करेगा, एनोड का कार्य करेगा। तो फिर से ई सेल निकालेंगे जाके, ई सेल, ये जीरो का मतलब होता है मानक परिस्थितियों में। अगर हम कहीं पर E0 नहीं निकाल रहे हैं तो इसका मतलब है वो सामान्य परिस्थिति में निकाल रहे, किसी भी टेम्परेचर, किसी भी प्रेशर और किसी भी सांद्रता के लिए। तो E0 पहले किसको लिखेंगे, कैथोड को, यानी Cu2+ Cu माइनस E0 H+ H2, इस तरीके से हम
इसको लिखेंगे तो यहाँ पर जो ई सेल निकल के आएगा वो निकल के आएगा 0.34। और ये निकलेगा कैसे, यहाँ पर ये जो हमने विभव मापी लगा रखा है इसकी सहायता से इसको हम नाप लेंगे। तो बहुत आसान है, जो भी इसकी रीडिंग दिखाएगी वो यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर ये काहे का निकल आएगा, Cu2+/Cu, और हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, जो कि हमने मान रखा है 0 होता है। तो इसके आधार पर कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल आएगा। ठीक है, तो देखिए हमने जिंक का भी निकाल लिया, कॉपर का भी निकाल लिया, राइट। इसी तरीके से जितनी भी मेटल्स हैं जिनके भी हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए हैं उन सबको हम हाइड्रोजन SHE के साथ जोड़कर, जितनी भी धातुएं हैं उन सबको हम SHE के साथ जोड़कर उनके इलेक्ट्रोड विभव निकाल लेते हैं। ठीक, ये बात समझ में आई। और जैसे जैसे हम उनको जोड़ते जाएंगे वैसे वैसे उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलते आएंगे। जितने भी इलेक्ट्रोड हम जिस किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड बनाना चाहते हैं उसका हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड यानी कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से निकाल लेते हैं। देखिए एक चीज़ और बताना चाहेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब भी हम सवाल लगाएंगे तो हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। E0Cu2+/Cu E0Zn2+/Zn, ये जो हम निकालते हैं भाई, अगर हम किसी छड़ को जो है कोई इलेक्ट्रोड बना रहे हैं और उसमें अगर ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है तो ऑक्सीकरण विभव निकल के आएगा। ठीक है, अगर अपचयन की अभिक्रिया हो रही है तो अपचयन विभव निकल के आएगा। लेकिन IUPAC सिस्टम एक ऐसा इंटरनेशनल प्रोसेस है जिसमें इन्होंने कहा है कि जब भी हम किसी सवाल में रखेंगे या किसी वैल्यू को पुट करेंगे तो हमेशा मानक अपचयन विभव रखेंगे, मानक अपचयन विभव रखेंगे। तो देखिए हमेशा अगर हम डेनियल सेल को देखें तो कॉपर का Cu2+ का Cu में अपचयन हो रहा है तो यहाँ पर तो अपचयन विभव सीधे सीधे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम यहाँ देखें तो जिंक का Zn2+ में ऑक्सीकरण हो रहा है, जिंक सल्फेट में ऑक्सीकरण हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जिंक का Zn+2 आयन से Zn, यानी कि उसका हम ऑक्सीकरण विभव को उसका चिन्ह पलट देंगे और अपचयन विभव के रूप में ही लेंगे। ठीक है, अगर किसी सवाल में आपको इस तरीके से वैल्यू दी जाए E0M/M2+=XYZ, तो जो भी आपका अपचयन जो भी आपका विभव दिया जाए तो यहाँ पर ये ऑक्सीकरण विभव है। जब भी हम सेल में यूज करेंगे उसको न्यूमेरिकल लगाने के लिए तो हम क्या करेंगे, इसका साइन बदल देंगे और इसको इस तरीके से लिखेंगे M2+/M=XYZ। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए हमेशा हम मानक अपचयन विभव लेंगे। भले ही हमें ऑक्सीकरण विभव दिया जाए, हम ऑक्सीकरण विभव नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, अपचयन विभव लेंगे। राइट, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड विभव का मापन। देखिए हम अकेले किसी भी इलेक्ट्रोड का विभव नहीं नाप सकते, हमें उसके लिए एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होती है। उसके लिए हमने हाइड्रोजन को रेफरेंस इलेक्ट्रोड माना जो कि स्टैंडर्ड होता है और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा 0 होता है कि ये कैथोड की तरह भी कार्य करता है और ये एनोड की तरह भी कार्य करता है। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे नर्स इक्वेशन, जिस पे बहुत सारे सवाल भी पूछे जाते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है नर्स इक्वेशन। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज हमें लोगों को नर्स इक्वेशन ख़त्म करना है। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ हम न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, उनको समझेंगे। हो सकता है अभी थोड़ा सा आपको टफ लग रहा हो, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल्स हम लोग इसके साथ रखते चले जाएंगे, ये टॉपिक हमारे लिए हलवा होता चला जाएगा। सो आगे बढ़ा जाए पक्का। नर्स समीकरण समझने से पहले हम लोगों को सेल द्वारा किए गए कार्य को और गिब्स फ्री एनर्जी को समझना पड़ेगा। सेल द्वारा किए गए कार्य और गिब्स फ्री एनर्जी को समझना पड़ेगा। देखिए सेल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है। सेल द्वारा 1 सेकंड में जो कार्य किया जाता है तो सर्किट में प्रवाहित कुल आवेश और सेल के विभव के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि कार्य जो होता है, सेल कार्य जो होता है
प्रवाहित कुल आवेश गुणित सेल का विभव। ठीक है, अब मान लीजिए n मोल इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होते हैं सेल में, 1 सेकेंड में n मोल इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होते हैं और इनटू विभव है सेल का ई सेल। तो n मोल, इसको कैसे समझेंगे? देखिए, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है, ये तो सबको पता ही है। ठीक, अब एक मोल इलेक्ट्रॉनों का आवेश कितना हो जाएगा? एक मोल इलेक्ट्रॉनों का आवेश, एक मोल का मतलब हुआ जाके कि एक इलेक्ट्रॉन का इतना आवेश और एक मोल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एवोगाड्रो संख्या के बराबर होगी 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना है, तो एक मोल का आवेश कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। यानी कि एक मोल में 6.022 गुणा 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इनमें एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का गुणा कर दिया जाए तो एक मोल इलेक्ट्रॉनों का आवेश निकल आएगा। तो ये इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 96,500 कूलाम निकलेगा जाके। ठीक है, कूलाम इंटू मोल। इसको हम लोग कहते हैं 1 फैराडे। 1 फैराडे क्या होता है? एक मोल इलेक्ट्रॉनों का जो आवेश होता है उसको 1 फैराडे कहते हैं। तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो W बराबर हो जाएगा NF इंटू ई सेल। देखिए, कभी कभी हम ई सेल लिखते हैं, कभी कभी हम ई नॉट सेल लिखते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो ई सेल है बच्चा, जो ई सेल है वो सेल का सामान्य परिस्थिति में विभव है और ई नॉट सेल है वो है मानक परिस्थिति यानी कि STP पर सेल का विभव है। ठीक, तो सेल द्वारा 1 सेकंड में किया गया कार्य क्या हो जाएगा? NFE। राइट, ये चीज़ समझ में आ गई होगी मुझे लगता है। ठीक है, अच्छा, अब इसी को क्या कहते हैं? गिब्स ऊर्जा में जो कमी यानी डेल्टा G, इसमें जो कमी होती है वो काय के बराबर होती है? सेल के कुल कार्य के बराबर। उत्क्रमणीय अवस्था में सेल के द्वारा जो कुल कार्य किया जाता है वो गिब्स ऊर्जा में कमी के बराबर होता है। यानी डेल्टा G इज इक्वल टू NFE सेल। अगर मानक परिस्थिति की बात करी जाए तो ये इसी तरीके से हो जाएगा, डेल्टा G इज इक्वल टू NFE नॉट सेल। ये हो गई जाके बच्चा आपकी गिब्स फ्री एनर्जी और सेल द्वारा किया गया कुल कार्य। ये चीज़ क्लियर हो गई? आगे चले, यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं है अब? ठीक है, देखिए, डेल्टा G बराबर -NFE सेल एंड डेल्टा G नॉट इक्वल टू -NFE नॉट सेल। यहाँ पर n हमने बता ही दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। F आपका फैराडे नियतांक है जिसकी वैल्यू 96,500 कूलाम होती है। कैसे होती है अभी अभी हमने निकाल के आपको बताया। ठीक है, उसके बाद डेल्टा G गिब्स फ्री एनर्जी है। राइट, आगे नेक्स्ट इक्वेशन सॉल्व करने के लिए एक इक्वेशन हमें रिमेंबर करना पड़ेगा। डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस N प्लस RT ln Q, जहाँ पर Q क्या है? सेल स्थिरांक है। Q इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ठीक है, ये समीकरण आपने याद रखना है। इसके बाद हम ये वैल्यू यहाँ पर रख रहे हैं तो -NFE सेल इज इक्वल टू -NFE नॉट सेल प्लस RT ln Q। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ई सेल बराबर हो जाएगा E नॉट
सेल, इसमें NF से पूरे में डिवाइड करे दे रहे हैं माइनस NF से, तो यहाँ पर माइनस RT अपॉन NF इंटू ln Q, ये आपका नेक्स्ट इक्वेशन हो गया जाके, राइट। अब सपोज करिए कि कोई जो रिएक्शन है, अगर सामान्य रिएक्शन ली जाए वो इस तरीके से हो रही है। मान लीजिए कोई सेल रिएक्शन है जो सामान्य तौर पर इस तरीके से हो रही है, A इंटू ए प्लस B इंटू P साइन ऑफ रिवर्सिबल C D D। तो यहाँ पर Q बराबर क्या हो जाएगा, एक्टिव मास ऑफ C की पावर C एक्टिव मास ऑफ D की पावर D डिवाइडेड बाई एक्टिव मास ऑफ A की पावर A इंटू एक्टिव मास ऑफ B की पावर B। ये चीज़ हमने रासायनिक साम्यावस्था वाले चैप्टर में पढ़ी थी। साम्यावस्था पर क्या होता है, या साम्य स्थिरांक किसको कहते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया की साम्यावस्था पर उत्पादों के मोलर सांद्रण तथा अवकारकों के मोलर सांद्रण के अनुपात को साम्य स्थिरांक कहते हैं। ठीक, तो यहाँ से ये Q की वैल्यू निकल आएगी जाके, तो यहाँ पर हम Q की वैल्यू रख सकते हैं, E सेल बराबर E0 सेल माइनस RT अपॉन NF ln एक्टिव मास ऑफ C इंटू एक्टिव मास ऑफ D की पावर D अपॉन एक्टिव मास ऑफ A की पावर A इंटू एक्टिव मास ऑफ B की पावर B। ये सामान्य समीकरण हो गया जाके, राइट। ये चीज़ समझ में आई। अब इस समीकरण में अगर हम थोड़ा सा इसको सॉल्व करें यहाँ पर आकर, तो देखिए यहाँ पर R की वैल्यू होती है 8.314 केल्विन जूल इनवर्स इंटू मोल इनवर्स। इसके अलावा T टेम्परेचर को हम क्या रखेंगे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 298 केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर हो गया। N की वैल्यू जो भी आपके इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ होगा, और F होता है 96,500 कूलम। ठीक, ये सब वैल्यू। अच्छा, साथ साथ ये जो ln लिखा हुआ है, अगर आप गणित के स्टूडेंट हैं तो पता है ln क्या होता है, लॉग बेस e। और जब लॉग बेस e को गणित में आपने पढ़ा हुआ एक्सपोनेंशियल वाले चैप्टर में, लॉग बेस e को लॉग बेस 10 में जब बदलते हैं तो 2.303 का गुणा करते हैं, तो लॉग बेस क्या हो जाता है 10। तो यहाँ पर हम इसको लॉग बेस 10 में बदल लेंगे। तो जब ये सारी वैल्यूज़ हम रखेंगे तो हमारे पास एक यूनिक इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी सेल की, ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस, ये सब जब हमने कैलकुलेशन कर दी तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके आएगी 0.059 डिवाइडेड बाई n और लॉग ऑफ Q। ठीक है, ये कॉमन समीकरण है, इसकी सहायता से बहुत सारे सवाल हम सॉल्व करेंगे और आगे की किसी भी सेल के लिए नेक्स्ट इक्वेशन हम इसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे देखते हैं हम लोग डेनियल सेल के लिए नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगी, उसको भी थोड़ा सा निकाल के देखते हैं। डेनियल सेल का जो सेल समीकरण होता है वो होता है Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस इज इक्वल टू Cu सॉलिड प्लस Zn2 प्लस एक्वस। तो इस समीकरण के लिए या डेनियल सेल के लिए नेक्स्ट इक्वेशन में कैसे हम सॉल्व करेंगे, देखिए ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर क्या हो जाएगी, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 0 से 2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें इन्वॉल्व हैं, तो डिवाइडेड बाई 2 लॉग Q की वैल्यू हो जाएगी। देखिए यहाँ पर एक्टिव मास ऑफ Zn2 प्लस डिवाइडेड बाई एक्टिव मास ऑफ Cu2 प्लस। यहाँ पर हमने जिंक सॉलिड और Cu सॉलिड
इनका जो है मोलर कॉन्सेंट्रेशन 1 माना जाता है, इसको यूनिट माना जाता है। उसके आधार पर ये आपका हो गया जाके डेनियल सेल के लिए नस्ट इक्वेशन। इसी तरीके से अगर हम किसी केवल सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए निकालना चाहें तो सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए, जैसे कॉपर के लिए निकालना चाहें तो यहाँ पर ये ख़त्म हो जाएगा, इसकी जगह 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम जिंक के लिए निकालना चाहें तो जिंक के लिए निकल आएगा। तो नस्ट इक्वेशन की सहायता से प्रत्येक सेल के लिए हम ई सेल निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो सेल का विभव है ये सामान्य अवस्था में है और ई नॉट सेल जो है ये सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक सेल विभव है। ई सेल सामान्य सेल विभव है, सामान्य ताप दाब पर, सामान्य अवस्था में, और ये एसटीपी पर सेल का विभव है। इसको अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, इन्होंने एक सेल रिएक्शन दिया है Mg सॉलिड प्लस 2Ag प्लस इक्वल टू Mg2 प्लस और 2Ag सॉलिड, ठीक। तो इन्होंने दो चीज़ें पूछी हैं। एक तो इन्होंने ये पूछा है कि इस सेल को आप निरूपित करिए, रिप्रेजेंट करिए, सेल के फॉर्म में जैसे निरूपित करना लिखा था वो निरूपित करना है, और प्लस सेल का इन्होंने सेल का विभव पूछा है, ई सेल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये दो चीज़ें इन्होंने पूछी है। तो देखिए, इसको निरूपित करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस साइड पे हम क्या लिखते हैं, एनोड, कैथोड लिखते हैं। लेफ्ट साइड में क्या लिखते हैं, कैथोड, और राइट साइड में लिखते हैं एनोड। तो हम लिखेंगे Mg सॉलिड है ऑब्लिक Mg2 प्लस, इसका मोलर कंसंट्रेशन है 0.130 m, फिर साल्ट ब्रिज लगाएंगे, फिर Ag प्लस, इसका मोलर कंसंट्रेशन है 0.0001 m ऑब्लिक, अब क्या आएगा Ag सॉलिस। ये तो हो गया सेल का रिप्रेजेंटेशन, यानी सेल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। ये चीज़ समझ में आई, सेल को रिप्रेजेंट कर लिया। अब क्या पूछा गया है, सेल का विभव, यानी कि सेल विभव पूछा गया। तो सेल विभव के लिए क्या होगा, अभी अभी हमने फॉर्मूला निकाला था नस्ट इक्वेशन के आधार पर, ई सेल इज इक्वल टू सेल का सामान्य विभव ई नॉट सेल, सेल का मानक विभव माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई n लॉग, क्या चीज़ लिखेंगे जाके यहाँ से, प्रोडक्ट क्या है Mg2 प्लस। Mg2 प्लस का मोलर कंसंट्रेशन कितना दिया गया है 0.130 डिवाइडेड बाई काय का Ag का। देखिए Mg सॉलिड का और Ag सॉलिड का तो यूनिट हो जाएगा, जैसा कि अभी हमने बताया था कि ठोस अवस्था में मोलर सांद्रण कितने माने जाते हैं, 1 माने जाते हैं, राइट। ये तो हो गया। इसके बाद अब हमें क्या रखना है, इसका रखना है। तो Ag का कितना है 0.001, तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना होगा, यहाँ पर कितने आएंगे 2, तो ये क्या होगा स्क्वायर। अभी हमने एक समीकरण लिखवाया था, Q की वैल्यू क्या होता है, जो आगे वाली चीज़ें होती हैं वो कहाँ चली जाती हैं, घातों पे चली जाती हैं। तो इसको हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो ई नॉट सेल की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 3.17 वोल्ट माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने एक्सचेंज हो रहे हैं 2, तो कैसे डिवाइड करेंगे 2 से, और लॉग 0.130 बटे 0.0001 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करने के उपरांत 3.17 माइनस, जब इस पूरी वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे, लॉग की वैल्यू निकालेंगे टेबल से, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.21 वोल्ट। तो इसको जब घटाएंगे तो आ जाएगा जाके आपका 2.96 वोल्ट। ये आपका सेल विभव आ गया। इस समीकरण की सहायता से हमने, देखिए काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी आपको नस्ट इक्वेशन की इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके, राइट। चीज़ें समझ में आई।
हैं, बताइए, क्लियर हुई? चलिए अब हम नर्स समीकरण से साम्य स्थिरांक निकालेंगे। देखिए ये जो आपका डेनियल सेल है, सपोज करिए ये एक डेनियल सेल है। डेनियल सेल में अगर ये साल्ट ब्रिज हटा दिया जाए, साल्ट ब्रिज हटा दिया जाए तो क्या होगा, जिंक यहाँ पर जाएंगे, कॉपर यहाँ पर जाएंगे, धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पर ये जाने कम होते चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर Zn+ आयनों की सांद्रता बढ़ती चली जाएगी, यहाँ पर Cu2+ की यहाँ पर काय की बढ़ती चली जाएगी, SO4- आयनों की सांद्रता बढ़ती चली जाएगी। तो एक साम्य अवस्था स्थापित हो जाएगी और धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पर धारा बहनी बंद हो जाएगी। एक इक्विलिब्रियम पर यहाँ पर धारा बहनी बंद हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, जब धारा बहनी बंद हो जाएगी तो सेल का विभव क्या होगा, वो 0 हो जाएगा, यानी कि सेल का विभव 0 हो जाएगा साम्य अवस्था पर। तो जो सेल इक्वेशन है वो क्या है आपका, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस RT ln Q की जगह पे हो जाएगा K साम्य स्थिरांक बटे NF Kc साम्य स्थिरांक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहाँ पर साम्य अवस्था पर E सेल क्या हो जाएगा आपका, सेल का विभव हो जाएगा 0। तो 0 बराबर E नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF ln Kc। इसको अगर हम सॉल्व करें तो E नॉट सेल बराबर 2.303 RT बटे NF log Kc। यहाँ पर ln को यानी कि log बेस E को हमने log बेस 10 में कन्वर्ट कर लिया। तो ये एक सामान्य समीकरण हो गया कि सेल, यहाँ पर ये एक सामान्य समीकरण हो गया जिसमें हम नस्ट इक्वेशन की सहायता से सेल के साम्य स्थिरांक की गणना कर सकते हैं, या नस्ट इक्वेशन की सहायता से साम्य जो स्थापित हुआ उसकी गणना हम कर सकते हैं, राइट। अगर डेनियल सेल के लिए निकालें, डी सेल के लिए अगर हम निकालें Kc की वैल्यू, तो डेनियल सेल के लिए जो सेल मानक विभव होता है वो 1.1 वोल्ट होता है, और ये सब वैल्यू अगर हम रख दें तो 2.303 इंटू आर की वैल्यू 8.341 इंटू टेम्परेचर 298 डिवाइडेड बाई, डेनियल सेल के लिए निकाल रहे हैं तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी और एफ हो जाएगा 96,500 कूलाम, राइट, इंटू लॉग Kc। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे एंटी लॉग वगैरह लेके, तो Kc की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 × 10⁻37। ये साम्य स्थिरांक की वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई, नस्ट इक्वेशन की सहायता से साम्य स्थिरांक। ये जो चैप्टर है इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है PDF फाइल में, आप लोग डाउनलोड करके नोट्स निकाल सकते हैं। और फिर भी अगर कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9219158680 9219158680। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कॉल करके आप जो भी क्वेश्चंस हैं वो पूछ सकते हैं, जो भी दिक्कत हो रही है उनको सॉल्व कर सकते हैं। अगली लेक्चर में हम कुछ नट्स इक्वेशन के सवाल लगाएंगे और कुछ सेलों का रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे एग्जाम्पल्स के माध्यम से। साथ ही साथ अगला चालकत्व पढ़ेंगे और साथ ही विद्युत अपघटनी सेल भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अच्छे से इस चैप्टर को रिवाइज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।